अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर बताते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर वापसी, उनका शपथ ग्रहण समारोह। पहले दिन ही उन्होंने कौन कौन से सैकड़ों बड़े बड़े फैसले ले लिए, पुरानी सरकारों के बड़े बड़े फैसलों को पलट दिया। इसलिए अब हम आपको अमेरिका के लोकतंत्र के धार्मिक चरित्र के बारे में सबसे पहले बताना चाहते हैं। अमेरिका खुद को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, लेकिन इस धर्मनिरपेक्षता के असली पहलू को आज आप जरा इन तस्वीरों से देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने बाइबल के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वो जब शपथ लेने के लिए आए तब फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप के पास 2 बाइबल थी। इनमें एक बाइबल 64 वर्ष पुरानी है और यह वही बाइबल है जिस पर वर्ष 1861 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपना बायां हाथ रखकर शपथ ली थी। और दूसरी बाइबल वो थी जिसे डोनाल्ड ट्रंप के परिवार ने उन्हें वर्ष 1955 में भेंट किया था। तो वो 2 बाइबल लेकर आए, एक जो उनके परिवार की बाइबल है और दूसरी जो अब्राहम लिंकन की बाइबल थी। वर्ष 2017 में जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब भी उन्होंने इन्हीं दोनों बाइबल के साथ शपथ ली थी और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी अपने परिवार की बाइबल पर हाथ रखकर अपने पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन डीसी के सेंट जॉन्स चर्च गए और उन्होंने वहां एक प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया, चर्च में जाकर। अमेरिका के लोकतंत्र में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण समारोह से पहले चर्च जाना चाहिए और अपनी शपथ बाइबल पर हाथ रखकर लेनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के लगभग सभी राष्ट्रपति ऐसा ही करते हैं। वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में बाइबल के प्रति अपनी धार्मिक निष्ठा और आस्था को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करते हैं और इसके लिए उन्हें कोई संकोच नहीं। इस सब के बाद अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर बड़े बड़े लेक्चर देता है। सोचिए, आज अगर भारत के प्रधानमंत्री गीता या रामचरितमानस पर हाथ रखकर अपने पद की शपथ लेने लगें तो क्या होगा? भारत एक ऐसा देश है जहां आजादी से पहले अदालतों में धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती थी और आपने कई फिल्मों में ऐसे सीन भी देखे होंगे जहां कहा जाता है कि मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। लेकिन आजादी के बाद धर्मनिरपेक्ष देश बनने के लिए भारत ने अपनी अदालतों में धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ लेने के कानून को समाप्त कर दिया। यह कानून अब सिर्फ आपको हिंदी फिल्मों में दिखाई देता है जहां कहा जाता है कि गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। यह असल में है नहीं, ये जो चीज है हमारे संविधान में है ही नहीं। और धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान ने सबसे ऊंचा स्थान दिया, जिसमें किसी भी धर्म के साथ आपका कोई संबंध नहीं दिखना चाहिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता की एक ऐसी परिभाषा गढ़ी गई जिसमें अपने धर्म और अपनी संस्कृति पर गर्व करना सांप्रदायिक मान लिया जाता है। और आज भी हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जब किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पर पूजा पाठ करते हैं, तो इसके लिए उनकी आलोचना की जाती है। जब हम फ्रांस से, आपको याद होगा अक्टूबर 2019 में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस जाकर राफेल लड़ाकू विमान की पूजा की थी और उस पर ओम लिखा था, तब उस पर कितना विवाद हुआ था। हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने इसे भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया था। लेकिन जो अमेरिका खुद को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा चैंपियन मानता है, वहां नए राष्ट्रपति शपथ लेने से पहले चर्च भी जाते हैं और बाइबल के प्रति अपनी आस्था को भी सबके सामने साबित करने की कोशिश करते हैं। और आज आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। अब एक बार यह देखिए कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने भारत के संविधान में अपनी सच्ची निष्ठा दिखाते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ कैसे ली थी और यह डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से कैसे अलग है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तब भी अमेरिका का मीडिया, पश्चिमी देशों का मीडिया, वहां के लोग, वहां के नेता नरेंद्र मोदी की पार्टी को हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी कहकर पुकारते हैं। भारत को अक्सर सांप्रदायिक बना दिया जाता है और जब भारत में ऐसी कोई चीज होती है कि कोई बड़ा मंत्री या प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं तो उसे सांप्रदायिक कह दिया जाता है। भारत चाहे तो वो अमेरिका से आज ये जरूर सीख सकता है कि अपने धर्म और अपनी संस्कृति का पालन करना और उन पर विश्वास रखना सांप्रदायिक नहीं होता और ऐसा करते हुए भी धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखा जा सकता है। अब हम आपको डोनाल्ड ट्रंप के उन फैसलों के बारे में आज बताएंगे जिन पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है और विवाद भी हो रहा है। ट्रंप ने अपने पहले ही दिन 200 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर किए हैं जिन्हें राष्ट्रपति का कार्यकारी आदेश कहा जाता है। ये वो आदेश होते हैं जिन्हें लागू करने के लिए अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही ये लागू हो जाते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग करने का फैसला किया है। क्या आप विश्वास करेंगे, पहले ही दिन ट्रंप ने कह दिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निष्क्रिय प्रभावों के कारण वो इसे कोई जरूरी संगठन नहीं मानते और इस फैसले के बाद अब WHO को अमेरिका से मिलने वाली 1100 करोड़ रुपए की सालाना फंडिंग बंद हो जाएगी। अमेरिका ने कह दिया है कि अब वो WHO को ना पैसा देगा ना उसके साथ जुड़ा रहेगा। कितनी बड़ी बात है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो जाना। चीन ने इस फैसले की आलोचना की है और ऐलान किया है कि वो WHO की इस फंडिंग को जारी रखेगा। हालांकि चीन ऐसा इसलिए भी कह रहा है क्योंकि कोविड के समय WHO ने चीन की सरकार का बड़ा समर्थन किया था और चीन को बड़ी रियायतें दी थी। चीन के खिलाफ WHO ने कोई एक्शन नहीं लिया था, बावजूद इसके कि चीन ने कोविड की जानकारी को लंबे समय तक छिपा कर रखा था। दूसरा, अमेरिका में टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को 75 दिनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने टाल दिया है, तो टिकटॉक अभी 75 दिन तक चलता रहेगा। तीसरा, अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने की अब इजाजत नहीं होगी, यानी अब अमेरिका के लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा। ये कितनी बड़ी बात है, नया बदलाव है। अमेरिका के किसी भी कंपनी में अब वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा। चौथी बात, अमेरिका में अब से ट्रांसजेंडर्स को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी और वहां अब से सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, एक महिला और एक पुरुष। ट्रांसजेंडर्स को अब समाप्त कर दिया गया है। यह कोई परिभाषा अब वहां रहेगी ही नहीं, या तो महिला और या पुरुष। पांचवी बात, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया जाएगा। छठा, राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में हिंसा करने वाले अपने 1,500 समर्थकों की सजा को माफ कर दिया। आपको याद होगा, उनके समर्थकों ने बहुत हिंसा की थी जब वो पिछली बार चुनाव हार गए थे। उन पर अदालतों में केस चल रहे हैं। वो सारे केसेस को अपने समर्थकों पर जो चल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप ने माफ कर दिया है। सातवीं बात, अमेरिका ने खुद को उस पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया है जिस पर दुनिया के 195 देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए थे। आठवीं बात, सेना की भर्तियों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी भर्तियों पर राष्ट्रपति ट्रंप ने रोक लगा दी है। आप सोचिए, सेना के अलावा अब वहां कोई सरकारी नौकरी के लिए भर्ती नहीं होगी। नौवां फैसला, अमेरिका में सेना सभी सीमाओं को सील कर देगी। मैक्सिको की सीमा पर फिर से दीवार बनाई जाएगी। दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी लागू होगी और अप्रवासियों के अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को अब वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। यह फैसला 1 महीने के बाद लागू होगा और इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जो टेम्परेरी वीजा या H-1B वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं। और यह एक ऐसा फैसला है जिससे बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि अमेरिका में 54 लाख लोग भारतीय मूल के हैं और इनमें सिर्फ 34% लोग ही अमेरिका के नागरिक हैं और बाकी तमाम लोग टेम्परेरी वीजा पर या H-1 वीजा पर वहां पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। इससे पहले जब उनके बच्चे अगर अमेरिका में पैदा होते हैं तो उन्हें अमेरिका की नागरिकता पैदाइश की वजह से मिल जाती थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद
अगर किसी भी भारतीय जो वहां का नागरिक नहीं है और सिर्फ वीजा पर वहां काम कर रहा है, अगर उसका बच्चा वहां पर पैदा होता है तो उसे अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि इस फैसले के लागू होने से पहले ही वहां पर इस तरह के जो अप्रवासी परिवार हैं, उनके बच्चों की डिलीवरी को लेकर लाइन लगी हुई है। लोग चाहते हैं कि इससे पहले कि यह फैसला लागू हो, उनके जो बच्चे हैं वो पैदा हो जाएं और उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। और आखिरी बड़ा फैसला यह कि अमेरिका पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को प्रोत्साहित करेगा और इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी अब से बंद हो जाएगी। सोचिए, हमारे बाकी के पूरे देशों में, यहां तक कि भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, उस पर सब्सिडी दी जा रही है। सरकार कहती है कि पेट्रोल और डीजल के वाहनों को मत खरीदिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को ही खरीदिए और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कोई छूट नहीं मिलेगी। इन फैसलों के अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने उन 78 फैसलों को भी पलट दिया जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिए थे। और इन सभी फैसलों से दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में शरणार्थियों और दूसरे मुद्दों को लेकर कहीं ज्यादा आक्रामक होने वाले हैं। वो ये चाहते हैं कि जो सारे संसाधन हैं सबसे पहले अमेरिका के अपने लोकल लोगों को मिलें, शरणार्थियों को ना मिलें, बाहर से आने वाले दूसरे लोगों को ना मिलें। दूसरा, अब अमेरिका की नीतियां बदलने से वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव आएंगे और अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अमेरिका के नए दोस्त और दुश्मन दुनिया को देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में कहा है कि ईश्वर ने उन्हें इसलिए बचाया उस गोली से ताकि वो अमेरिका को दोबारा से महान बना सके। तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के बाकी नेताओं से अलग हैं। पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर्स की बात हो रही है, उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, उनके अधिकारों की बात हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब से अमेरिका में दो ही जेंडर होंगे, महिला या पुरुष, और कोई तीसरा जेंडर नहीं होगा। आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था, किसी ने उन पर गोली चलाई थी और वो गोली उनके कान के पास से निकल गई थी और वो बाल बाल बच गए थे। आज वो ये कहते हैं कि मैं इसलिए बचा ताकि मैं अमेरिका को दोबारा से महान बना सकूं। अब आप ये देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण में भारत के प्रधानमंत्री मोदी की झलक कैसे दिखाई देती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत है और यह बात प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार भारत के लिए कह चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें इसलिए बचाया ताकि वो अमेरिका को फिर से महान बना सके। यह बात प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में भारत के लिए भी कई बार कह चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में बिना नस्लीय भेदभाव के सबका विकास होगा और आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी सबका साथ सबका विकास की बात यहां कहते हैं। तो दोनों नेताओं के भाषणों में कुछ समानताएं आज दिखाई देती हैं। अब यह देखिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन के बीच एक संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको कुछ वर्ष पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं। कुछ वर्ष पहले तक जब अमेरिका का नया राष्ट्रपति आता था तो भारत में इस बात को लेकर चिंता होती थी कि नए राष्ट्रपति की पाकिस्तान नीति क्या होगी। जो नया राष्ट्रपति है, नई सरकार है, वो भारत और पाकिस्तान के प्रति क्या रवैया अपनाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत को कम महत्व मिलेगा और पाकिस्तान को ज्यादा महत्व मिलेगा। उस समय की अमेरिका की सरकारें भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ खेलती थी। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति अगर भारत के दौरे पर आ रहा है तो साथ साथ पाकिस्तान भी जाता था, क्योंकि कहीं पाकिस्तान ना बुरा मान जाए। भारत को चिंता रहती थी कि कहीं पाकिस्तान को नए हथियार ना मिल जाए। पाकिस्तान को यह शिकायत रहती थी कि भारत को ज्यादा महत्व दे दिया। यानी उस समय की अमेरिकी सरकारें भारत और पाकिस्तान के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती थी और दोनों को इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब जो राष्ट्रपति ट्रंप, जब उनकी सरकार आ रही है तो अब भारत और पाकिस्तान की तुलना बंद हो गई है। अब भारत और चीन की तुलना होती है। अब राष्ट्रपति ट्रंप यह कोशिश करेंगे कि भारत और चीन के बीच कैसे संतुलन बनाकर रखना है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समारोह में नहीं आए और उन्होंने अपनी जगह अपने प्रतिनिधि के रूप में चीन के उपराष्ट्रपति को अमेरिका भेजा। लेकिन चीन का जो सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है वो तो अमेरिका ही है। डोनाल्ड ट्रंप भी चीन को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को न्योता भेजा। यह कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम है उनका।
इससे पहले 17 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनकी शी जिनपिंग के साथ फोन पर एक बड़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों के अंदर ही चीन की यात्रा करना चाहते हैं। ये जो 100 दिन का कनेक्शन भी आप देख लीजिए। जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनती है 2019 में या 2024 में, तो वो भी पहले 100 दिन का अपना एक कार्यक्रम बताते हैं कि 100 दिन के अंदर क्या क्या लागू कर देना है। और डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि पहले 100 दिन में उनका जो एजेंडा है वो क्या क्या होगा। उस एजेंडा में चीन का दौरा भी है। एक समय अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाने की बड़ी कोशिशें करता था। अब चीन और भारत के बीच ट्रंप वैसा ही संतुलन बनाना चाहते हैं। अमेरिका भले ही चीन के साथ संबंधों को सुधारने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसके साथ वो भारत के महत्व को भी समझता है। और यह भी स्पष्ट है कि अमेरिका राष्ट्रीय हितों से समझौते की शर्त पर चीन से बात कभी नहीं करेगा। और आज की वैश्विक स्थिति में चीन ही अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है, हर रूप से, आर्थिक रूप से भी दे रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी दे रहा है। इसलिए चीन के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण का न्योता देना ट्रंप की एक नई कूटनीति हो सकती है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जो आपको भारत की ताकत को दिखाएंगी। भारत के और प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर, विशेष दूत के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और इस दौरान एस जयशंकर पहली पंक्ति में बैठे थे। दिलचस्प बात यह है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई देशों के प्रतिनिधि पीछे खड़े हुए थे, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिली थी, जबकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आगे की फर्स्ट रो में बैठे थे और ये विश्व पटल पर भारत की ताकत और महत्व को दिखाता है। सूत्रों के मुताबिक वो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री मोदी का एक पत्र लेकर गए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक विशेष संदेश लिखा हुआ था।